एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसका 3 साल 4 महीने का बेटा उसके पास आता है। जो बेटा शायद समय से आगे चल रहा था, पिता के पास आता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले खाना खाने की। 3 साल का बच्चा इस लहजे में अपने पिता से बात करता है। कहता है कि मैं उच्च कोटि का हूँ, इस घर में सबसे पहले खाना मैं खाऊंगा। जब माँ ये बात सुनती है तो बेटे को एक तमाचा लगा देती है। वो बेटा रोता हुआ दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं तो अपने घर जाऊंगा। आप लोग तो बहुत गंदे हैं और तुम लोगों के साथ मैं बैठकर खाना कैसे खा सकता हूँ, मैं तो बहुत उच्च कोटि का इंसान हूँ। दोस्तों, इन बातों को सुनकर एक पिता हैरान हो जाता है। खाने को अधूरा छोड़कर बेटे को गोद में बिठाता है और कहता है कि मेरे लाल, तू चिंता मत कर, कल से तुझे ही पहले खाना दिया जाएगा, मैं उसके बाद खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर ये बच्चा बिल्कुल एक बड़े इंसान की तरह कहता है कि हाँ, ये हुई ना बात, आपने अब पते की बात कही है। लेकिन इससे आगे ये 3 साल 4 महीने का बच्चा अपने पिता के सामने जो बातों को रखता है, पिता खड़ा की खड़ा रह जाता है, संग रह जाता है। कुछ ऐसे क्राइम भी वो अपने पिता के सामने खोलता है। अब 3 साल 4 महीने के बच्चे ने कौन से क्राइम किए थे और वो कौन से जुर्म की बात कर रहा था दोस्तों, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस पिता को लेकर जाती है और ये पिता पेशे से वकील होता है। आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा, जो कहते हैं ना कि आपके सामने वो सबूत और वो बातें रखेंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्यों एक बेटा अपने पिता से 3 साल की उम्र में कह रहा था कि तुम मेरी तरह उच्च कोटि के नहीं हो, तुम मेरे साथ खाना खाने लायक नहीं हो। सपोज करो, सोचो कि आपसे आपका बेटा ऐसा कहे तो आप पर क्या बीतेगी, भले ही वो 3 साल का हो। हाँ, ऐसे कह दे बेटा कि मैं आपसे पहले खाना खाऊंगा तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो बेटा कहे कि आप नीची कोटि के हो और मैं उच्च कोटि का हूं, तो ये बात खटकती है, भले ही ये बात बच्चा कह रहा है। आज बड़ी रोचक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, दिल थाम कर बैठना। क्यों कहती हूँ? क्योंकि इसमें कुछ पात्र ऐसे आप लोगों के सामने आएंगे जो हृदय को दुखाने वाली बात होगी। तो इसी वजह से तो कह रही हूँ, अपना दिल को थाम कर रखना, क्योंकि इसमें थोड़े से इमोशनल और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हैं। कहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की? सारी शुरुआत आपको बताते हैं। यूपी के बरेली से शुरुआत होती है। यूपी के बरेली में एक वकील केकई नंदन रहते हैं। केकई नंदन के बेटे होते हैं। जन्म इनका 4 मार्च 1923 को होता है, यानी 1923 को इनके बेटे का जन्म होता है। इनके बेटे के कानों में ऐसे निशान थे कि मानो जैसे कानों को मतलब कुछ पहन रखा हो और फिर उतार नहीं देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ये जो कानों में सुराख हैं, ये जैसे बंद हो जाते हैं, तो दोनों कानों में ऊपर की साइड इनके बेटे के निशान थे। पिता इन निशानों को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। पत्नी जब इस बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। केकई नंदन बताते हैं कि उन्होंने अपने काम को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी, केवल अपनी पत्नी पर ध्यान दिया था। अब केकई नंदन का बेटा बड़ा होने लगता है। तभी एक दिन ये अपने गार्डन में बैठे हुए होते हैं, सभी आपस में बात करते रहते हैं। तो केकई नंदन का जो बेटा होता है, जो शायद जन्म से ही कुछ यादें साथ लेकर आया था, जन्म से ही जब ये यादें साथ लेकर आता है तो ये करीबन ऐसा होगा 2 साल का, कुछ लफ्ज ही बोलता होगा। तो ये कहता है कि गाढ़ी। अब गाढ़ी उस जमाने में कहाँ गाढ़ी थी, कोई नामचीन व्यक्तियों पर ही गाढ़ी पाया करती थी। तो केकई नंदन हैरान हो जाते हैं कि तुम गाढ़ी जैसे लफ्ज को कैसे जानते हो। इसके बाद और भी यहाँ पर इस लड़के का नाम आपको बता दूं, केकई नंदन ने अपने बेटे का नामकरण रखाया पंडित से और बहुत धूमधाम से एक प्रोग्राम सा किया और केकई नंदन ने अपने बेटे का नाम जगदीश चंद्र रखा। जगदीश चंद्र बहुत होशियार था, उम्र से पहले बड़ा हो रहा था और घर वालों को काफी परेशान करता है खाने पीने में, और बहुत ही एक ऐसा जीवन ये जीता है, गंगा माँ को याद करता है।
2 साल की उम्र में गंगा माँ को याद करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। पिता इसकी एक्टिविटी, जो इसके काम थे ना, उनसे थोड़ा हिला हुआ था। माँ भी हिली हुई थी, कानों को देखती थी। कुछ ऐसे चिन्ह इसके शरीर पर थे जिन्हें माँ बाप देखकर हजम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्या करें, बच्चा है, अपना है। अब धीरे धीरे और बड़ा होता है तो एक दिन घर में खाना बना था, जहां से बहुत ज्यादा इन चीजों की शुरुआत होती है। उस वक्त केकई नंदन के बेटे जगदीश चंद की उम्र 3 साल 4 महीने होती है। घर में खाना बनता है तो यहाँ पर केकई नंदन, जो पेशे से वकील होते हैं दोस्तों, वो बहुत खुश मिजाज से, उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। कई सारे उनके बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब घर के मर्द थे तो सबसे पहले खाना, अगर भूख लगे तो कोई पहले भी खा सकता है। केकई नंदन बहुत पढ़े लिखे थे, वो इन विचारों को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनकी माँ भी सर पर पल्लू नहीं रखा करती थी, जो केकई नंदन की पत्नी होती है और यहाँ पर जगदीश चंद की माँ होती है। लेकिन जगदीश चंद 3 साल की उम्र में अपनी माँ से आग्रह करता है, कहता है कि माँ, आप सर पर पल्लू क्यों नहीं लेती हो, आप घूंघट क्यों नहीं करती हो। मतलब इसे इस बात से दिक्कत है। यहाँ पर केकई नंदन अपने बेटे के सवालों से वैसे ही परेशान था, लेकिन आज घर में बहुत बुरा होने वाला था। केकई नंदन खाना खाने के लिए बैठते हैं। बेटा आता है। जैसे ही केकई नंदन अपने मुंह को निवाला चलाते हैं, वैसे ही ये बेटा हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम नीच कोटि के होते हुए मेरे सामने मुझसे पहले भोजन करोगे। मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ और मैं तुमसे पहले भोजन करूंगा। माँ ये सब कुछ देख रही थी परोसते हुए। माँ ने एक झापड़ 3 साल 4 महीने के बेटे में रख दिया और कहा कि चलो उधर, रोते रहो और आप खाना खाओ। जब तक ये रोएगा देखा जाएगा, आप खाना खाओ। केकई नंदन से ये बर्दाश्त नहीं होता। कहता है कि तुम भी कमाल करती हो, बच्चा है ये, कहीं देख लिया होगा बाहर, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जैसे ही केकई नंदन अपना खाना छोड़कर अपने बेटे के पास जाते हैं ना, वो बेटा कहता है कि दूर हो जाओ मुझसे, तुम सब लोग बहुत बुरे हो। मैं एक दिन अपने घर जाऊंगा और अपने पिता से मिलूंगा, और मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो बनारस का हूँ। तुम लोगों के साथ मैं बहुत रह लिया, बहुत इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बनारस जाना है। केकई नंदन जो पढ़े लिखे थे, उस जमाने के वकील थे, उन्हें रुचि हो जाती है कि मेरे बेटा ऐसी बातें कर रहा है। बनारस में तो हम जान पहचान तो दूर की बात, हमारा कोई रिश्तेदार तक नहीं है जिसकी ये बात कर रहा है। इसके बाद ये लड़का कहता है, वो पिता बहुत मनाने की कोशिश करता है कि बेटा कोई बात नहीं, माँ मार देती हैं। वो कहता है कि नहीं, किसी की जरूरत नहीं है जो मेरे ऊपर हाथ उठा सके। कोई है क्या ऐसा? मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ। यहाँ पर पिता कहता है, क्या ब्राह्मण ब्राह्मण लगा रखा है तुमने? ऐसे कौन से ब्राह्मण हो गए जो तुम अपनी माँ से इस तरह से बात करो? क्योंकि केकई नंदन को भी गुस्सा आता है। फिर प्यार से केकई नंदन उसके आंसू पोंछता है, अपनी गोद में बिठाता है, फिर उससे पूछता है। फिर ये रोता हुआ कहता है कि ना ही तो आपके पास तांगा है, ना ही आपके पास घोड़े हैं, ना ही आपके पास रथ है, ना ही आपके पास गाड़ी है। और मेरे बाबूजी के पास, मेरे बाबूजी के पास तो बहुत संपत्ति है, मेरे बाबूजी के पास तो इतनी सारी चीजें हैं। इतनी बात कहकर यहाँ पर जो जगदीश चंद होता है, केकई नंदन का बेटा, वो शांत हो जाता है। ये बातें माँ भी सुन रही थी और माँ को पसीने आ जाते हैं और आंसू आ जाते हैं कि ये लड़का क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अब केकई नंदन जो पढ़े लिखे थे, अब उन्होंने अपने बेटे की बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी हर एक बात को, अपने बेटे की को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। जिस बनारस की पिता को खबर नहीं थी, उस बनारस में उसका 3 साल 4 महीने का बेटा एक एक राह, एक एक गली, एक एक रास्ते को जानता था। वो जब व्याख्यान करता है तो पिता भी हैरान हो जाता है, क्योंकि पिता ने कभी बनारस को देखा नहीं था। अब यहाँ पर और कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ 5 महीने का, 3 साल और 5 महीने का ये लड़का 6 महीने का हो जाता है। और यहाँ पर जो केकई नंदन होते हैं, वो कॉफी पेन लेकर बैठ जाते हैं और अपने बेटे की सारी बातों को लिखते हैं। कहते हैं कि बेटा बता, तू क्या कहना चाहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि वो जानना चाहता था, उसकी पुनर्जन्म में रुचि जग जाती है। दोस्तों यहाँ पर केकई नंदन का बेटा जगदीश चंद अब अपने जीवन की बातें बताने लगता है। कहता है कि बाबा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, गंगा घाट पर मैं स्नान करता हूँ, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, मेरे जो कानों में सुराग है आप देखिए, ये उसी चीज के हैं।
यानी वहां पर कान ऊपर से छिदवाए जाते हैं। मेरे पिता का नाम बाबूजी पांडे उर्फ पंडित मथुरा प्रसाद पांडे उन्हें कहा जाता है, यानी 2 तरह के इसके पिता के नाम होते हैं। यहाँ पर मेरा नाम पिछले जन्म में जय गोपाल था। मैं 11 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता हूँ। मेरा एक और भाई होता है जो मुझसे बड़ा होता है, उसका नाम जय मंगल भाई होता है, मतलब जो बड़ा भाई था जय मंगल नाम उसका होता है, और वो भी एक जहरीले पदार्थ से इस दुनिया से चला जाता है। मेरे पिता बिल्कुल अकेले होंगे, जिनका नाम बाबूजी पांडे है। वो मेरी राह देख रहे होंगे। उनके पास 2 घोड़े और 2 घोड़ी, और उनके पास एक रथ है, 2 तांगे हैं और एक गाड़ी उनके आंगन मतलब उनके घर के पास खड़ी रहती है। मेरे पिता के घर में घुसते ही एक बैठक है, जहां पर मेरे पिता जो श्रद्धालु आते हैं घाट पर जो पूजा पाठ कराते हैं, उनकी पूजा पाठ घर में ही करते हैं। उसके बाद हमारा आंगन है। दाहिनी तरफ एक छोटा कमरा है। उस कमरे की दीवार से भी दूसरी तरफ एक छोटी सी तिजोरी है, जहां पर मेरे बाबा धन को छुपा कर रखते हैं, पैसे को छुपा कर रखते हैं। ये सारी बातें केकई नंदन ने अपनी डायरी में नोट कर ली थी। अब केकई नंदन जिस तरह से इस घटना में घुस रहा था, उसकी रुचि बढ़ने लगती है। एक वकील जो वकीलियात किया करता था, वो अब पुनर्जन्म की बातों में बह जाता है। इसके बाद केकई नंदन को सोचता है कि बच्चे को एक बार तो मिलाना चाहिए, लेकिन तभी जैसे वो तैयारी करता है पिता, तो ये 3 साल 6 महीने का बेटा कहता है कि रुको बाबूजी, जो मेरे पिछले जन्म के पिता हैं वो एक गुंडे किस्म के हैं। मेरे पिता कई सारे गुंडे रखते हैं, आप संभल कर वहां पर जाना, वो बहुत खतरनाक इंसान है। वो कहता है कि बनारस में मेरे पिता का ही रुतबा चलता है। अब केकई नंदन के कदम पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि उसे डर लगने लगता है। जो बात उसके 3.5 साल के बेटे ने बताई थी, कुछ ऐसे क्राइम उसने रखे थे कि जिन्हें सुनकर केकई नंदन हिल चुका था कि क्या कोई इंसान पंडित के रूप में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रखनी जरूरी है तो सभी इंसान, कोई पंडित हो या कोई भी हो। इसके बाद केकई नंदन अपना जो कलेजा है उसे टाइट करता है, और यहाँ पर तभी उस समय एक अखबार होता है, यहाँ पर द लीडर अखबार के नाम से बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार होता है। उसको केकई नंदन ये सारी खबर देता है, अपने बेटे की बातों की खबर देता है। कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ क्या बनारस में सच में ही कोई बाबूजी पांडे नाम का व्यक्ति है, रुतबे वाला। दोस्तों, अखबार में जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो ये खबर बनारस तक पहुंचती है। बनारस से यहाँ पर केकई पांडे साहब के पास 2 चिट्ठियां आती हैं। एक चिट्ठी होती है जो बाबूजी पांडे हैं उनके वकील की, जो महादेव वकील प्रसाद होते हैं, महादेव प्रसाद वकील होते हैं, और दूसरी चिट्ठी पंडित उमाकांत पांडे जो कहते हैं कि मैं ये जो बाबूजी पांडे हैं इनका रिश्तेदार हूँ। तो ये बात सिद्ध हो जाती है, और जितनी भी सारी बातें इसने अपनी कॉफी में नोट की थी, केवल क्राइम की बातों को हटा दें, गाड़ी घोड़ा घर शोहरत जितनी भी थी जो अखबार में छपवाई थी, वो बातें सब वहां तक पहुंच जाती हैं। और एक पिता को मतलब यहाँ पर जो ये बाबूजी पांडे होता है, इसे कहीं ना कहीं उनके कानों में ये बातें होती हैं। दूसरी तरफ ये अपनी माँ के बारे में चर्चा करता है। माँ के बारे में कहता है कि मेरी माँ है जिनके चेहरे पर माता के निशान हैं। माता के निशान हैं, वो घूंघट करती हैं, पूरे घर का खाना मेरी माता जी बनाती हैं। हालांकि मैं अपनी माँ को चाची बुलाता हूँ, चाची कहकर माँ को बुलाता हूँ। मुझे बड़ी उमंग हो रही है अपने परिवार से मिलने की। दोस्तों, यहाँ पर एक पिता अपने बेटे के सवालों को सुलझाने के लिए सारी कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो एक मजिस्ट्रेट को मतलब यहाँ पर जज से बात करता है। वो इस केस को कानून के सामने ओपन करना चाहता है, यानी कानून को दिखाना चाहता है, और शायद इस पर कोई कानून भी बनवाना चाहता हो। शायद तभी उसने अपने बेटे के इस केस को सॉल्व करने का पूरा मन में एक वो बना लिया था। वो 2 जजों से इजाजत लेता है और 2 जज के सामने वो अपने बेटे को खड़ा करता है। कहता है कि साहब, किसी से भी पूछ सकते हो, ना ही तो आज तक मैं बनारस गया हूँ और ना ही मेरा बेटा गया है, लेकिन जो ये बातें बता रहा है, अब इसने बताया है कि इसका पिता बहुत दबंग टाइप का है, तो मुझे कानून का सहारा चाहिए। मैं अकेला वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरे बेटे ने बताया है वो बहुत खतरनाक है।
और मैं वहां पर अकेला नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने बेटे के सवालों के जवाब भी ढूंढना चाहता हूं। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनकर जज साहब इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो भी इस केस में बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। ये पहला ऐसा केस था जिसमें कानून कूद पड़ा था। यहाँ पर सरकार की ओर से, कानून की ओर से पूरा समर्थन था। यहाँ पर इसको 5-6 सिपाही दे दिए जाते हैं और ये सभी चल देते हैं बनारस की तरफ। जब ये बनारस की तरफ जाते हैं तो इस लड़के की उत्सुकता यानी बेचैनपन देखने योग्य था। ये बार बार कहता है कि बाबूजी हम कब पहुंचेंगे, बाबूजी मैं अपनी गलियों में कब घूमूंगा, मेरा जो बनारस है ना बहुत अच्छा है, मैं गंगा में रोज स्नान किया करता था, मेरे पिता राख से मिट्टी से मुंह धोते हैं, उस समय की बातें बताता है। दोस्तों, यहाँ पर इनके पिता कुछ पूजा पाठ भी किया करते थे, जो घाटों पर पूजा पाठ की जाती है, और ये सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे बनारस में। अब वहां पर यहाँ पर जो केकई नंदन है अपने बेटे जगदीश चंद को लेकर पहुंच जाता है, लेकिन यही डर था कि कहीं यहाँ पर कोई ऐसी चीज ना हो जाए, क्योंकि बेटे ने पिता को पहले ही सावधान कर दिया था कि मेरे बीते जन्म का बाप कैसा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों को खबर मिल जाती है कि ऐसे ऐसे जो बाबूजी पांडे हैं उनका बेटा दूसरा जन्म लेकर आया है। तो कुछ लोगों की भीड़, करीबन 100 लोगों की भीड़ इनके पास आ जाती है और आज मिलना सही नहीं होता है। पुलिस उस भीड़ को भगा देती है। दूसरे दिन जल्दी करते हैं और जल्दी करने के दौरान करीबन 2 मील दूर खड़े हो जाते हैं। सबको पता था, लेकिन बच्चे को किसी ने नहीं बताया था। 2 मील दूर यहाँ पर कई पुलिस कर्मचारी और एक जज साहब, 3 वकील और चौथा वकील इसका पिता होता है, सभी नोट हो रहा था। तभी इस लड़के को छोड़ दिया जाता है बनारस की गलियों से, आधी टेढ़ी गलियों से निकलकर ये यहाँ पर बाबूजी पांडे उर्फ यहाँ पर पंडित मथुरा प्रसाद पांडे के घर को ढूंढ ही लेता है। जाते ही घर वाले पीछे पीछे चल रहे थे, जो केकई नंदन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, ये सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं जिस बैठक का इसने जिक्र किया था, जहां पर इसके पिता पूजा पाठ किया करते थे, वहां पर आज वाकई में ही बहुत भीड़ थी। लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि उस भीड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो केकई नंदन अपने बेटे को सुरक्षित चाहता था। इसके बाद ये लड़का उस घर में प्रवेश करते ही ऐसे झूम उठता है कि मानो इसको कोई अपनी ऐसी चीज मिल गई हो, और उसके बाद जाकर ये अपने पिता को छोड़ता है, क्योंकि इसका पिता से लगाव नहीं रहता, और अपनी माँ को जाकर लिपट जाता है। माँ के गले जाकर लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो महिला इसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि अखबार में इसने भी इस बच्चे को देखा था, और इस माँ ने एक व्यक्ति को भेजा था केकई नंदन के घर और कहा था कि अगर वो मेरा बेटा निकले तो उसे लेकर आना, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है। ये दोनों माँ बेटे बिलख बिलख कर रोते हैं। कहता है कि चाची तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा तुम्हारे हाथ के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ, यानी बहुत ही तुम्हारे हाथ का खाना याद आता है। अब केकई नंदन कहता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है श्रद्धालुओं की, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाबूजी पांडे था उसने अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे यहाँ पर जो जगदीश चंद है थोड़ा सा टूट जाता है, यानी 3.5 साल का बच्चा। वो केकई नंदन के साथ मिलकर दोबारा आ जाते हैं और दूसरे दिन फिर चुपके से यहाँ पर आया जाता है। आकर बैठक में आता है। जो जगदीश चंद होता है अपने पिता से बात करता है, सारी बातें बताता है कि बाबूजी मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जो पिछले जन्म में जय गोपाल ये अपना नाम बताता है। बाबूजी मैं जय गोपाल हूँ, आपका बेटा। भाई की मृत्यु के बाद आपने मुझ पर बहुत स्नेह किया था, लेकिन ये सारी बातों को जो यहाँ पर बाबूजी पांडे था बहुत अच्छे से सुन रहा था जगदीश चंद की, जो इस जन्म में जगदीश चंद था और पिछले जन्म में जय गोपाल होता है। लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस कोर्ट के यहाँ पर जज साहब खड़े हुए थे, जैसे ही सब वहां पर बैठे हुए होते हैं, तभी ये लड़का क्राइम की बातें करने लगता है। पहले तो यहाँ पर बाबूजी पांडे इनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, गले भी इसको लगाया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था।
उसके बाद जैसे ही ये अपने पिता के क्राइम को सभी के सामने करता है, कहता है कि बाबूजी आपने एक भक्त को मारा था पैसों के लिए, आपके 5-6 गुंडे कहाँ पर हैं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर बाबूजी पांडे सतर्क हो जाता है कि मेरा ये बेटा ही है और मेरी पोल पट्टी खोलेगा, तो ये धक्का मारकर इस बेटे को दूर कर देता है। उसके बाद ये लड़का कहता है कि मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ। वो उस तहखाने तक पहुंच जाता है जहां पर बाबूजी पांडे अपने पैसे रखा करता था, लेकिन दूसरे जन्म को कानून मानते नहीं है। यहाँ पर इस छोटे से बच्चे का, जगदीश दास का, दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पिता ने वो प्यार नहीं दिया जिस प्यार के लिए ये बेटा यहाँ पर वापस आया था। क्यों नहीं दिया था जगदीश चंद को ये प्यार? क्योंकि बाबूजी पांडे को लगता था कि अगर ये मेरी पोल पट्टी खोलेगा तो मेरे ऊपर कई कानूनी कार्रवाई हो जाएंगी और शायद मेरा ये काम खराब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर बाबूजी पांडे इस बेटे को स्वीकार नहीं करता है। जिन घोड़ियों के बारे में बात किया था वो भी मिलती हैं, तांगे भी मिलते हैं, रथ भी मिलता है और गाड़ी एक मतलब बहुत जाने माने इंसान की थी जिसको ये इस्तेमाल किया करते थे। बस ये बात इसमें से थोड़ा इधर से उधर होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के व्यवहार को देखता है, जो जगदीश चंद होता है, जो पिछले जन्म में जय गोपाल थे, और वो अपने पिता के व्यवहार को 3.5 साल का बच्चा देखकर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोकर कहता है कि अपने कर्मों की सजा मुझे मत दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद ये लड़का कहता है कि मेरे पिता ने तो ना ही तो मुझे स्वीकार किया और ना ही मुझे भगाया, मैं गंगा घाट पर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो कैकेयी नंदन थे वो अपने बेटे को पूरे सवालों के जवाब देना चाहते थे। जैसे ही यहाँ पर जगदीश चंद गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक पंडा इनको मिलते हैं। वो पंडा देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, जिसको जगदीश चंद ने पहचान लिया था, जो पिछले जन्म में गोपाल था। गोपाल ने कहा कि अरे तुम तो वो हो। तो वो पंडा इसे नहलाता है, गंगा मैया की डुबकी लगवाता है। उसके बाद जो पंडा होता है वो इसे पान बनाकर देता है 3.5 साल के बच्चे को। तभी यहाँ पर जगदीश चंद कहता है कि क्या तुम मुझे पान दे सकते हो? तुम मुझसे नीची कोटि के ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा पान कैसे खा सकता हूँ? दोस्तों यहीं से जगदीश चंद बता देता है अपने पिता कैकेयी नंदन को। सब कुछ समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा मुझसे पहले खाना क्यों खाना चाहता था। यहाँ पर जगदीश चंद जिस उम्मीद के साथ आया था वो उम्मीद उसकी कायम नहीं हो पाती है, लेकिन एक माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने कई बार कहा था कि मेरे बेटे को रोक लो, लेकिन यहाँ पर जगदीश चंद को कोई नहीं रोकता है और यहाँ पर बाबूजी पांडे बिल्कुल अपने बेटे को नहीं रोकते हैं। यहाँ से जगदीश चंद वापस चला जाता है। ये पूरा केस हमारे कानून में दर्ज है, यानी हमारे सिस्टम के सामने होता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जिंदगी जगदीश चंद की आगे चलने लगती है, लेकिन इसकी जिंदगी के बारे में कुछ चर्चा करूं, अब ये गुमसुम रहने लगा था। रिश्तों से इसका विश्वास उठने लगा था जो इसके पिता ने इसके साथ किया था। दूसरी बात, यहाँ पर ये लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखता था। दाढ़ी वाले लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि इसने कुछ मुस्लिमों का ऐसा देखा था कि मुस्लिमों से भी ये इस जन्म में नफरत करता है, उनसे बात तक नहीं करना चाहता है। मीठा खाना पसंद करता है, रबड़ी जलेबी ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। घर में जो भी भोजन पकता है सबसे पहले, क्योंकि ये पूरी जिंदगी ये मानता था कि मैं जिस घर में आया हूँ वो मेरी दाई उच्च कोटि के नहीं है, तो वो अपने घर में जब तक मरता है, जब तक सबसे पहले खाना खाता है घर में जितने भी सदस्य होते हैं। पूरी जिंदगी इसी कसम में जीता है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ इसको बुलाने लगती है। उस वक्त में इसकी 2 बहनें और पैदा हो जाती हैं और उन बहनों की यहाँ पर ये व्यक्ति जो जगदीश चंद होता है पूरा फर्ज निभाता है। अपनी माँ जिससे चाची कहा करता था उससे रोज मिला करता है। मुस्लिमों से इसको एक भारी रोष था या कुछ भी था उस समय, मुगलों ने जो किया था सभी को सब कुछ याद है, तो इसी वजह से इसके मन में ये मानसिकता भरी हुई थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं तक सही थी, अगर किसी के साथ कोई गलत करे तो वो कई जन्मों तक याद रहता है। दूसरी बात, ये दोबारा अपने पिता से कहता है, अपने पिता कैकेयी नंदन से, कि मैं कभी अपने पिता से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरा पिता सच में ही एक गुंडा है और मेरे पिता ने
जो मेरे साथ किया है मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। और जैसे जैसे ये बड़ा होता है अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभाता है। यहाँ की बहनों की भी, जो यूपी की बरेली की बहन होती है और जो यहाँ पर बनारस की बहन होती हैं, दोनों ही परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीता है। पूरी जिंदगी मांसाहार को हाथ नहीं लगाता है, किसी अंडे को हाथ नहीं लगाता है, यहाँ तक कि देखना भी पसंद नहीं करता है। जिंदगी बहुत अच्छे से बीती थी। इसके बाद 60 के दशक में स्टीवेंसन ने इस केस पर पूरी रिसर्च की। स्टीवेंसन को इस केस में बहुत जान लगी, लेकिन तभी स्टीवेंसन के खिलाफ एक व्यक्ति ने केस दर्ज कर दिया कि यहाँ पर जो केके नंदन थे उसे लालच था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि केके नंदन को क्या लालच था। केके नंदन एक बहुत जाना माना पढ़ा लिखा वकील था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसा, दौलत, शोहरत सब उसके पास बहुत अच्छी थी। दूसरी बात, यहाँ पर केके नंदन पुनर्जन्म पर विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन जब अपने घर में ऐसा केस देखता है तो वो विश्वास करने लगता है। तो आप बताइए कि उसे किस चीज का लालच है। स्टीवेंसन ने कहा कि अगर केके नंदन इस पर लालच करता है तो मैं उसे बेवकूफ ही कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टीवेंसन ने इस केस को जीता और इस बात को खारिज किया और कहा कि इस घटना में कोई भी लालच नहीं था, ये 100% सत्य घटना है। इसको कोई भी झूठ साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो जजों ने नोटिस किया था और जो लिखा था और लिखित रूप पर जो उन पर साइन किया था, उन बातों को क्या कोई झुटला सकता है। दोस्तों, ये ऐसी पुनर्जन्म की घटना थी जहां पर एक पिता अपने जुर्म के कारण, एक और जुर्म ऐसा बताया था कि कोई भगत आया था और यहाँ पर जो वो रखते थे ना 12-13 गुंडे पहलवान किस्म के, वो बताता है ये 3.5 साल का जगदीश चंद कि मेरे पिता के जो गुंडे होते हैं, जो यहाँ पर अनुष्ठान कराने के लिए आते थे गंगा घाट पर, अगर वो मनचाही फीस नहीं देते थे मेरे पिता को तो मेरे पिता उन्हें पिटवा दिया करते थे। और एक ऐसा क्राइम मेरे पिता ने किया था, तभी मेरे पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया है कि एक भक्त आया था अनुष्ठान कराने के लिए, तो उसने मनचाही फीस नहीं दी तो मेरे पिता उसे पिटवाते हैं और वो उस पिटाई में मर जाता है। उसे मेरे पिता ने एक कुएं के अंदर फेंक रखा है। इस बात को भी बताता है, लेकिन फिर केके नंदन इस चीज को समझते हुए इस चीज से दूरी बना लेता है। अपने बेटे की सुरक्षा उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। दोस्तों, इसके बाद जिंदगी सामान्य होती है और मैंने सब कुछ आपको इसके बारे में बताया है। ये सच्ची 100% सच घटना है। क्या कहोगे आप इसके बारे में? कैसी समझ में आपको आई? तो भैया, पुनर्जन्म को तो आप नहीं झुटला सकते, पहले से ही चलती आ रही है और जाने कब तक चलेगी ये नहीं पता है। और जैसी भी आपको ये घटना लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं और शायद कहीं ना कहीं मुझे भी उन्हीं के कमेंट का इंतजार रहता है। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और ये एक अध्यापक हैं, इनकी पत्नी भी अध्यापक हैं और बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। गोपाल सैनी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। शकुंतला भारद्वाज, आज हमारी बहन कह रही थी कि मुझे तो आप भूल ही गए। नहीं मेरी प्यारी बड़ी बहन, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मुन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश मनोत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, बहुत अच्छी बहन है। MB कलेक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। ईरा ब्राह्मण, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत प्यारी बहन है। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेश चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सोलाठू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। अर्चना दुबे, बहुत प्यारी बहन है हमारी। श्याम सुंदर, बहुत प्यारी आईडी का नाम है। बुए लाल, आप कई बार कहते हो कि दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती हो। मेरे भाई, आप बिहार से हो और आपका नाम लिया गया है बुए लाल। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नियम वेद्या, बहुत बहुत धन्यवाद। नियम वेद्या। प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पिंटू पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। मानवी राधा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार है। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। निधि तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। रीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन है। कबीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बहुत बड़ी बहन है और सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है मेरी। ममता वर्षनी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत अच्छी बहन है। शालिनी गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी,
बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दूसरी बहन है शकुंतला, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला बहन। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। उर्मिला उर्मिला वेलडी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं। अरुण शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ललिता माँ बहुत प्यारी हैं। कमलेश भीष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ मथुरा से हैं। नीता कुंतल बहन भी मथुरा से हैं। पुष्पा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं। पूनम सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से हैं। किरण, बहुत अच्छी बहन है। यशवंती माँ, बहुत अच्छी माँ है। ऐश्वर्या माँ रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी मेरी माँ है ऐश्वर्या माँ। सरयू ब्याला, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार है, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से, वो मेरी बड़ी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। सीता दलाल बहन बहुत अच्छी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, माँ जैसा प्यार करती हैं। ज्योति मेरी बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। दोस्तों, आपका साथ और आपका विश्वास बहुत ही आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यहाँ पर मेरे ज्योति श्रीवास्तव बहन के बारे में कहा, जो मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं, बड़ी माँ के समान है। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। आप सभी का प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और आपका प्यार बना रहा तो आगे भी जाऊंगी, और आपका आशीर्वाद बना रहा तो और आगे जाऊंगी। और यही कामना करती हूँ कि मैं आगे जाऊं और शायद मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूं। अब आप लोगों से विदा लेती हूं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।